नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी एसीजी पर। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये दोस्तों वीडियो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी साहित्य से पेपर देने वाले हैं एमपी में दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो जो उनके सिलेबस में दिया गया है असली टॉपिक, उस टॉपिक से ये दोस्तों वीडियो है। तो ये आज का जो वीडियो दोस्तों हमारा वो आप देख पा रहे हैं सामने, राम वृक्ष बेनीपुरी का इसमें जीवन परिचय है और उनके द्वारा जितनी भी कविताएं रचनाएं लिखी गई हैं उससे संबंधित दोस्तों इसमें प्रश्न हैं। विशेष तौर पर जो टॉपिक में दे रखा है दोस्तों बाल गोविंद भगत, उससे लगभग इसमें 70 MCQ यानी 70 प्रश्न इस वीडियो में समाहित किए गए हैं दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो की दोस्तों PDF चाहिए तो आप बहुत ले सकते हैं, फ्री में प्राप्त कर सकते हैं आप। बस आपको करना क्या है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप जो है अपना मोबाइल नंबर जिस पर व्हाट्सएप आपका चलता है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको ये PDF उपलब्ध करा दी जाएगी दोस्तों। जैसी वीडियो में दिखाई गई है पूरी पूरी ऐसी PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी यदि आपको चाहिए तो। और दोस्तों इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी प्रश्न यदि यहाँ से आता है इस टॉपिक से तो वो प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो जीवन परिचय है दोस्तों, व्यक्तित्व है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म होता है दोस्तों 1889। इसकी डेट भी है दोस्तों इसमें दे रखी है। तो जन्म जो है 1889 में बेनीपुर मुजफ्फरनगर बिहार में, तथा निधन जो हुआ था वो 1968 में हुआ था। इनकी यदि हम पूरे साहित्य की बात करें तो इनका जो पूरा साहित्य दोस्तों वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में विभक्त है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस प्रकार से प्रश्न कभी कभी बनकर आ जाता है कि बेनीपुरी जी का जो साहित्य वो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो 8 खंडों में। और किस में जो है संकलित है, किस में संग्रहित है, तो बेनीपुरी रचनावली में ये संग्रहित है। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही दोस्तों हम इसमें देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, माखनलाल चतुर्वेदी ने बेनीपुरी जी की लेखनी को फौलाद उगलने वाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। माखनलाल चतुर्वेदी ने बेनीपुरी जी लेखनी को फौलाद उगलने वाली तथा मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया है। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो आप याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट, कृतित्व कविता की रचनाओं की यदि बात करते हैं हम तो इनका प्रथम शब्द चित्र संग्रह प्रकाशित हुआ था दोस्तों, हुआ था लाल तारा। नाम क्या है इसका? लाल तारा, जो कि 1938 और 1939 के बीच में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो पत्रिका हैं जिनका उन्होंने प्रकाशन किया है वो कौन कौन सी पत्रिका हैं वो भी इसको भी देखिए आप। तरुण भारत है मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसान मित्र है, बालक है, युवक है, योगी है, जनता जनवाणी है, नई धारा, इनकी पत्र पत्रिकाओं इन्होंने संपादन किया है। इनका निबंध दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, गेहूं और गुलाब। उपन्यास है इनके, पतितों के देश में और कैदी की पत्नी, ये उपन्यास दो दोस्तों इनके। चिता के फूल इनकी कहानी है। अम्बापाली बहुत ही महत्वपूर्ण और इनका नाटक है दोस्तों अम्बापाली, जिस पर इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है दोस्तों। और देखें पैरों में पंख बांध कर, ये इनका अर्थात जो है यात्रा वृत्तांत है। और जंजीरें और दीवारें, इनका ये संस्मरण है दोस्तों। अब जो बाल गोविंद भगत है दोस्तों उसका पूरा सारांश इस PDF इस वीडियो में दे रखा है। यदि आपको चाहिए तो आपको ये PDF मैंने बताया आपको उपलब्ध करा दी जाएगी बिना किसी शुल्क के दोस्तों। तो केवल कमेंट्स बॉक्स में आपको नंबर डालना है और आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों इसके बारे में भी आपको बताना है। तो थोड़ा यदि हम चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। देखें, युक्त रेखा चित्र, यानी कि जो बाल गोविंद भगत है दोस्तों, ये जो रचना है वो क्या है? एक रेखा चित्र है।
जो किसके जीवन पर आधारित है? बाल गोविंद भगत के जीवन पर आधारित है। लेखक ने ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का उद्घाटन किया है जो साक्षात कबीर सदृश यानी करीब कबीर के समान है अथवा साफ बंदगी में अपना चित्त लगाकर स्थिर है। और इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है दोस्तों मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आप देख रहे हैं सामने। बाल गोविंद भगत रामानंद संप्रदाय में दीक्षित थे, आपको ध्यान रखना है। कबीर की भांति फक्कड़ अंदाज में जीने वाले व्यक्ति थे और जो गृहस्थ साधु हैं अर्थात गृहस्थी है परंतु स्वभाव इनका जो अभी एकदम किस प्रकार का साधु सा है। ठीक है, कबीर जो है कबीर को ये साफ मानते थे बाल गोविंद भगत जी। तो मोस्ट अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। उनकी जितनी भी चीज़ें वस्तु हुआ करती थी वो सभी साफ की हुआ करती थी। तो इस प्रश्न अभी जो अपन प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों उनमें भी ये आने वाले हैं। और लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर बहुत ही मुग्ध था। लेखक मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी, इनको दोस्तों कलम का जादूगर भी कहा जाता है बाल गोविंद भगत को, आप ध्यान रखें। ठीक है, और कुछ मोस्ट लाइनें इसमें देखिए। एकलौता बेटा था, इनका नाम ये इनका एक बेटा था सुस्त और बोंदा था, मतलब उनमें ज्ञान उसके पास ज्ञान कम था उसमें। और ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है हाँ, उन्होंने अपनी पतोह को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहा है। बेटा यहाँ पर जो है कि जब उनका पुत्र मर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर जो है रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कहता है ये किससे? इनकी पत्नी से, मतलब इसकी जो पुत्र वधू से। और कहता है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, इस प्रकार से ये बताता है। और गृहिणी अपने प्रेमी से जाकर मिल चुकी है, इस प्रकार के शब्दों का ये इस्तेमाल करता है अपनी पुत्र वधू के प्रति, कहता है उससे। और भगत जो है दोस्तों यानी कि बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखें, गंगा स्नान किया करते थे। ये प्रश्न में भी आने वाला है। स्नान अपनी पर उतनी आस्था नहीं थी जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर थी। ठीक है, ओके। ये पाठ दोस्तों सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो किस पर आधारित है? तो सामाजिक रूढ़ियाँ जो परंपराएं हैं, कुरीतियाँ हैं, उन पर ये प्रहार करता है। इसके बाद दोस्तों ये कुछ इसमें मीनिंग दे रखे हैं इसमें। अब चलते हैं हम दोस्तों, इनके जो 70 प्रश्न हैं इस पाठ पर आधारित, उसके सभी प्रश्न इसमें दे रखे हैं। तो आप देखें दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है बाहर न जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है? तो रेखा चित्र दोस्तों पढ़ चुके हैं अभी। नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत ने बेनीपुरी जी की किस विधा की रचना है? बाल गोविंद भगत जो है दोस्तों वो बेनीपुरी जी ने जो लिखी है वो किस प्रकार की विधा है, किस प्रकार की कृति है, रचना है? तो इसका उत्तर पढ़ेंगे रेखा चित्र, जिसका मैंने पढ़ा था इससे पहले कि दोस्तों ये रेखा चित्र है एक। बाल गोविंद भगत आराध्य और इष्ट कौन थे? तो बाल गोविंद भगत के जो आराध्य थे, इष्ट देव थे, वो थे दोस्तों कवि भी उनको कहा जाता है, साबी को उनको मानते थे, और रामानंद तो इनके गुरु थे तो उनको भी ये मानते थे, इसलिए उसका उत्तर है नंबर 4। बाल गोविंद भगत रामानंदी चंदन क्यों लगाते थे? तो रामानंदी होने के कारण ये रामानंदी चंदन है सिर पर वो लगाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बाल गोविंद भगत की निम्न में से कौन सी विशेषता है? वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, बिल्कुल सत्य है। वो खराब व्यवहार करते, ये भी सत्य है। उनकी सब चीज़ें साफ की थी, बिल्कुल ये भी सत्य है। इसका उत्तर है 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? तो मठ में लेकर जाते थे, यानी जो कबीर का मठ था वहाँ ले जाते थे, और उसके बाद जो प्रसाद स्वरूप उसको मिलता था वो उससे अपना जीवन यापन चलाते थे। इस प्रकार दोस्तों जो पार्ट है उसमें दिया है, तो इसका पार्ट का जो पूरा सार है वो आपको मैं PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। आप एक बार पढ़ लेंगे, उसमें आपको सभी प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत किसके पद और गीत गाया करते थे? तो ये जो है दोस्तों कबीर के जितने भी पद थे, दोहे थे, उनको गाया करते थे। वे गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साफ की थी। उक्त कथन से बाल गोविंद भगत की किस प्रवृत्ति का पता चलता है? वो किस प्रकार के मतलब संत थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा, वे परमात्मा के अस्तित्व के अतिरिक्त किसी अन्य को सर प्रमुख नहीं मानते थे। तो इसका उत्तर होगा चौथा। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, बाल गोविंद भगत घर जो है कबीर मठ से कितनी दूरी पर था? 4 कोस पर था, या 2 कोस पर था, या जो है 8 कोस पर था, या 1 कोस पर था?
तो इसका उत्तर क्या होगा, 4 कोस पर था दोस्तों। इनका उत्तर जो है, इसका उत्तर होगा 4 कोस पर था। बाल गोविंद भगत का घर जो है कबीर मठ से 4 कोस की दूरी पर था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, गोदी में पिब्या, चमक उठे सखियाँ झिउक उठे ना। भगत की इस पंक्ति में किस प्रवृत्ति का दर्शन होता है? तो रहस्यवाद का दोस्तों इसमें दर्शन होता है। बाल गोविंद भगत कार्तिक माह में आरंभ में क्या करते थे? कार्तिक जो माह लगता था उसमें क्या करते थे? फागुन के गीत गाते, प्रभात फेरी गाय, सुबह के समय क्या करते थे? प्रभात फेरी गाया करते थे दोस्तों, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ कार्तिक माह से प्रारंभ होकर किस माह तक चलती थी? तो फागुन मास तक चलती थी। कार्तिक से प्रभावित होती थी और फागुन मास तक इनकी प्रवृत्ति जो है वो चलती रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत माह के महीने में गांव से कितनी दूर नदी स्नान करने जाया करते थे? राइट आंसर 2 मील, यानी मतलब इनके घर से जो है नदी दूर थी तो 2 मील ये स्नान करने के लिए जाया करते थे। ओके दोस्तों, मैं जाड़े से कपकपा रहा था। कवि मतलब जो कवि है बेनीपुरी जी, वो कह रहे हैं मैं जाड़े से कपकपा रहा था किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तिष्क के श्रम बिंदु अर्थात जो है पसीना जब तब चमक ही पड़ते थे। यहाँ रेखांकित सर्वनाम किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ? रेखांकित पद मतलब यहाँ पर मैं, तो मैं जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ दोस्तों? बाल गोविंद भगत के लिए नहीं हुआ है, बल्कि मैं जाड़ से काँप रहा था, मतलब ये कवि कौन कह रहा है? कवि कह रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उनके लिए इसका प्रयोग हुआ है सर्वनाम का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए जो प्यार का और प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के बहुत ज़्यादा हकदार होते हैं। ये कथन बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति के संदर्भ में कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें को सहारे की आवश्यकता बहुत होती है, ऐसे व्यक्तियों को जो प्रेम मोहब्बत की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनका जो लड़का था वो इसी प्रकार का था। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। अपने इकलौते पुत्र का देहांत हो जाने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, गीता पाठ कर रहे थे, रामचरितमानस पाठ कर रहे थे, या फिर गाते रहे? बिल्कुल बंदी नहीं हुए। जब इनकी पुत्र की जो है देहांत हुआ तो ये अपनी जो है पुत्र वधू से कहते हैं कि आप तो उत्सव मनाइए, तुम रोने के बजाय उत्सव मनाइए, और स्वयं जो है गा रहे थे जोर जोर से। तो इस प्रकार की जो भावना इनके अंदर ईश्वर के प्रति थी वो इस पाठ में देखते ही बनती हैं दोस्तों। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर किस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की? तो दार्शनिक, आध्यात्मिक और भागवत विषयक, यानी उत्तर सभी उत्तर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी मच इम्पोर्टेंट। दार्शनिक, आध्यात्मिक और भागवत विषयक के रूप में प्रभाती होती थी। प्रातःकाल गाए जाने वाले जागरण गीत, लोक चेतना का गीत, सभी के द्वारा गाए जाने वाला गीत, या संध्या के समय, ये तो है नहीं दोस्तों। इसका उत्तर क्या? प्रातः काल के समय गाए जाने वाला जो जागरण गीत है उसको प्रभाती कहते हैं, उस समय प्रभाती होती है। बाल पकने का तात्पर्य ये है कि काले बाल सफ़ेद होना, अर्थात काले बाल सफ़ेद होना, सफ़ेद आने का मतलब है कि जीवन के अंदर जो है मनुष्य को क्या होना? अनुभव हो जाना। तो काले बाल ये भी होता है एक मुहावरा दोस्तों। यहाँ बाल पकने का तात्पर्य है काले बाल जो है सफ़ेद होना, यानी मतलब पूर्ण रूप से व्यक्ति के अंदर अनुभव आ जाना। नेक्स्ट, कबीर पंक्तियों की सी कनपट्टी टोपी पंक्ति में अलंकार कौन सा है? की सी आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर उपमा दी गई है। कबीर पंक्तियों मतलब कबीर पंक्तियों जैसी क्या है इनकी टोपी, तो उसको उपमा दी गई है, इसका मतलब उपमा अलंकार। ध्यान रखें यहाँ दो टूक बात करने से तात्पर्य है बात को साफ साफ कह देना, स्पष्ट कह देना, सीधी सी बात। उत्तर नंबर 1। कबीर पंक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पर कबीर पंक्ति का उत्तर क्या, देखिए अर्थ क्या है इसका। कबीर संप्रदाय का अनुयायियों को बोलते हैं कबीरपंथी। कबीर संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, उनको मानने वाले होते हैं धर्म को, उनको बोलते हैं कबीरपंथी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
संकोच में कौन सा उपसर्ग है? तो समधनकोच, संकोच, सम उत्तर आ जाएगा इसका 2। बारीकी में कौन सा प्रत्यय? बारीक धन ई, छोटी बड़ी, बड़ी की तो बड़ी यानी ई, इसमें रहेगा ई, उत्तर इसका आ जाएगा। बारीकी प्रत्यय दोस्तों ई। लेखक ने बाल गोविंद भगत को क्या माना है? लेखक ने बाल गोविंद भगत को क्या माना है? लेखक ने बाल गोविंद भगत को क्या माना है दोस्तों? नेता, साधु, कृषक या इसमें से कोई नहीं, तो इसको साधु माना है दोस्तों। और कौन सा साधु माना है? गृहस्थी वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भगत जी किस वाद्य यंत्र की ताल पर गाते थे? तो खंजड़ी नाम है उसका दोस्तों, वाद्य यंत्र का। भगत जी कहाँ बैठकर भजन गाया करते थे? नदी के किनारे, नदी के बीच में, तालाब के ऊंचे किनारे पर। यस, तालाब के ऊंचे किनारे पर भगत जी, गांव के पास में तालाब था, वहाँ पर गाया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगने से आशय क्या? मतलब जो है लाली आ जाना। जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह तो लाल सा फैल जाता है, उसको बोलते हैं लाली। सुरूर का अर्थ क्या? सुरूर का अर्थ क्या दोस्तों? तो सुरूर का अर्थ होता है, यहाँ पर उसका अर्थ है स्वर से लिया गया है। गर्मियों में बाल गोविंद भगत क्या करते थे? तो गर्मियों में बाल गोविंद भगत नृत्य करते थे। यस, बिल्कुल, गर्मियों में बाल गोविंद भगत नृत्य किया करते थे दोस्तों। संध्या से लेखक का क्या आशय है? संध्या से कवि का क्या आशय है? शाम के समय गाया जाने वाला भक्ति गीत को संध्या बोलते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब दोस्तों उसमें दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाम के समय गाया जाने वाला भक्ति गीत को बोलते हैं संध्या। ठीक है, ओके। संध्या शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो सिंपल सी बात है, संध्या और शाम, इंग्लिश में बोलते हैं इवनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने भगत जी की संगीत साधना को कब देखा? जिस दिन उसका बेटा मरा था। बिल्कुल, लेखक ने जब उसका लड़के का जो देहांत हुआ था दोस्तों, उस समय इसकी संगीत की साधना को देखते ही बनता था। उस समय जिसने नाचना, कूदना, गाना प्रारंभ कर दिया था, तो उसने कवि ने उस समय की ये बात बतलाई है। तो जिस दिन उसका बेटा देहांत हुआ था, उस दिन की बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, भगत की पतोहू की विशेषता क्या थी? सुशील थी, सुभग थी और प्रबंधिका थी। यस, चारों के चारों उसके अंदर गुण थे दोस्तों, ये विशेषताएं थी उसके अंदर, बहुत ही शानदार। मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं सुस्त और बौंदे व्यक्ति जो होते हैं, इनका जो पुत्र था इसके बारे में बताया उसने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। देखिएगा, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है? बाल गोविंद भगत के उक्त कथन के किस संदर्भ में कहे गए हैं? अपने शरीर को छोड़ने पर, इकलौते बेटे की मृत्यु पर, अपनी पत्नी की मृत्यु पर, या पतहू के विदा कर देने पर? तो बहुत ही शानदार इसका उत्तर है दोस्तों, अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु होने पर ऐसे कथन जो है कवि ने उनकी जो पुत्र वधू है उससे कहे थे। ये आत्मा परमात्मा से जाकर मिल चुकी है, इसलिए उत्सव मनाने का, रोने का समय नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है, ऐसा उन्होंने कहा था, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है पद्यांश में। बेटी की श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाने पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया? बेटे की श्राद्ध जो अपन निकालते हैं, श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, तो समय पूरी हो जाने पर उसने बाल गोविंद भगत ने क्या किया? पतोहू को मायके भेज दिया और उसके भाई को उसका दूसरा विवाह करने के लिए कह दिया। बिल्कुल सही है, यही उत्तर इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। पतोहू भगत की किस दलील के आगे बेबस हो गई? मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा, संपत्ति को बेदखल कर दूंगा। नहीं, यदि तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसी इनकी जिद थी बाल गोविंद भगत जी की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे अपन। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाया करते थे? बहुत सिंपल है, गंगा स्नान जाया करते थे हर वर्ष, जहाँ पर इनकी मृत्यु
हुई थी, मतलब मृत्यु वहाँ नहीं हुई थी दोस्तों, वहाँ से आने के बाद अंत में इनकी मृत्यु घर पर हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु कब हुई थी? आ गया प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, गंगा स्नान के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिए यात्रा करते समय क्या करते थे दोस्तों? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, उपवास रखकर यात्रा किया करते थे, व्रत रखते थे, उसके बाद यात्रा किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, भगत की पुत्र वधू उसको अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? कौन को? बाल गोविंद भगत को। क्यों? उनकी वृद्धावस्था की चिंता थी, वे अकेले नहीं रह सकते थे, उनका स्वभाव सहज था, उनकी भोजन की चिंता के कारण नहीं, उनकी वृद्धावस्था होने के कारण उनको वे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इस प्रकार की पुत्र वधू सबको ही मिलना चाहिए दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है, जो कि बुढ़ापे में बहुत ही काम आए, उनकी सेवा कर सके माँ बाप की, सास ससुर की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाल गोविंद भगत की नहीं थी? वे किसी भी चीज़ को नहीं छूते थे, बिल्कुल राइट, सही छूते थे बेटा, नहीं छूते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, बिल्कुल ये सत्य बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। कबीर के गीतों को गाया करते, ये भी सत्य, लेकिन मीरा के भजन वो नहीं गाया करते, यही इसका गलत आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाल गोविंद भगत अपने खेत में क्या कर रहे थे? रोपाई, बिनाई, मड़ाई या कटाई? तो भी क्या कर रहे थे? धान को रोप रहे थे और गीत गा रहे थे बहुत जोर जोर से, पियवा। साधु का विलोम होना चाहिए असाधु, ठीक है। पृथ्वी के दो समानार्थी शब्द पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, तो पृथ्वी के बहुत सारे भूमि है, वसुंधरा है, भू है, धरा है, इसका उत्तर 4। झनकारसी अलंकार में कौन सा अलंकार है? तो बताया झनकारसी, सासी से सेदर से शब्द दिया जाए तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। नेक्स्ट बहुत सिंपल है दोस्तों, अलंकार याद करना। बाल गोविंद भगत का शरीर कीचड़ से लथपथ था, क्यों? वे कीचड़ में गिर गए थे? नहीं गिरे थे। मकान बनाया? नहीं। कीचड़ से नहीं, वे खेत में बुवाई कर रहे थे दोस्तों, धान की खेती लगा रहे थे कीचड़ में, उस समय की बात है ये। मुग्ध का क्या अर्थ होता है? मुग्ध मतलब होता है बहुत अति प्रसन्न होना। खंजरी डिमिक डिमिक बज रही थी और वे गा रहे थे, कौन गा रहे थे? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत गा रहे थे, सॉरी ये साथी है यहाँ पर, गलत है, बाल गोविंद भगत गा रहे थे। नेक्स्ट, निस्तब्धता, निस्तब्धता का अर्थ बताना है आपको। इसका अर्थ होता है बिल्कुल दोस्तों सन्नाटा, यानी कि शांति, इसका अर्थ होता है। अच्छा शब्द ये दिया उसमें बीच में। बाल गोविंद भगत के गीतों की क्या विशेषता थी? खंजड़ी के ताल पर गाते थे, रात्रि के समय गाया करते थे, ईश्वर के प्रति आस्था तथा प्रेम पर आधारित गीत गाते थे, या फिर उपयुक्त सभी? तो जाकर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ये ईश्वर के प्रति आस्था रखते थे और प्रेम पर आधारित गीत गाया करते थे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। निवृत्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो नि इसमें दोस्तों उपसर्ग है और वृत्त जो है इसमें मूल शब्द है, बहुत सिंपल दोस्तों। यदि आपको समश्रुति भिन्नता शब्द का एक मेरा दोस्तों एक वीडियो है, यदि आप देखना चाहते हैं, उसमें लगभग 120 प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके अंदर जितने भी अभी तक इंडिया के अंदर एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उसमें से जितने भी प्रश्न आए हैं एग्जामों में वो उस वीडियो में समाहित किए गए हैं। तो उसको चाहें तो आप प्लेलिस्ट में दे रखा है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, पुत्र के शव के सामने बैठे बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? एक बार फिर से, पुत्र के शव के सामने बैठे बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो रो रहे थे, गीत गा रहे थे, फूल फुला रहे थे, या फिर चिराग जला रहा करते थे? नहीं, तो जिसका उत्तर आएगा गीत गा रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप, तल्लीनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उसको पृथक पृथक करना है अपन को और मूल शब्द भी इसमें बताना है अपन को। तो तल्लीन शब्द दंता, ता इसमें प्रत्यय दोस्तों, तल्लीन शब्द जो है इसमें मूल शब्द है, ठीक है, ओके। बेटी की मृत्यु पर उन्होंने पतु से क्या कहा था?
रोने को, शोक मनाने को, उत्सव मनाने को कहा था। मैंने अभी पहले बताया, अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, वाक्य से क्या तात्पर्य है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है। गृहिणी नायिका को उसका प्रेमी मिल गया है, पत्नी को खोया हुआ पति मिल गया, नहीं। जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, यस। जीव आत्मा का परमात्मा से क्या हो चुका है? मिलन हो गया है, इसलिए रोने की बजाय उसे उत्सव मनाने को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चरम विश्वास किस स्तर पर विजय प्राप्त कर लेता है दोस्तों? जीवन पर, सुख पर, मृत्यु पर या दुख पर? तो इसका उत्तर है मृत्यु पर भी क्या कर लेता है? विश्वास जो होता है मृत्यु पर भी विश्वास कर लेता है। बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया से क्या आशय है दोस्तों? यहाँ पर कि साधारण ढंग से क्रियाक्रम किया गया उसका, अर्थात उसने जो है सौम ने मुख अग्नि देकर, बल्कि किससे अग्नि दिलवाई? उसकी पुत्र वधू थी, उससे उसकी अग्नि दिलवाई दोस्तों। इस पार्ट में है, इस प्रकार से दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पतु के भाई को बुलाकर भगत ने क्या कह दिया? इसे थोड़े दिन के लिए अपने घर ले जाओ, इसे अपने पास ही रखना, इसका दूसरा विवाह कर देना। यस, इसको यहाँ से ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर देना, ऐसा उसने कहा था बाल गोविंद भगत ने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पतु से पुत्र को अग्नि, सॉरी बिल्कुल मैं अभी बताया आपको, पतु से यानी पत्नी से पुत्र वधू से पुत्र को अग्नि दिलवाना किस बात की ओर संकेत करता है? वे परंपरा और रीति रिवाजों से को मानते थे? नहीं मानते थे, बिल्कुल। वे परंपराओं और रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। और भी इसके बने ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दो ऑप्शनों को। और वे अपनी पतों से बहुत प्यार करते थे, वे अपनी पतों को मान देना चाहते थे। इसका राइट आंसर है कि वे परंपराओं को नहीं मानते थे। इसका उत्तर होगा नंबर 2। रीति रिवाजों परंपराओं को वे नहीं माना करते थे। ओके दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दलील शब्द का हिंदी पर्याय क्या हुआ? तर्क, आदेश, हुक्म या प्रार्थना? तो सीधी सी बात, दलील मतलब देना, तर्क देना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बाल गोविंद भगत ने बेटी की चिता को किस से आग दिलाई थी? मैंने बताया था अभी आपको। तो इसके पुत्र वधू से उसको जो है मुख अग्नि दिलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत में कौन सी विशेषता नहीं थी? एक बार फिर से दोबारा ये प्रश्न आया, लेकिन अलग, इसके ऑप्शन दोस्तों अलग हैं। तो वे निराधार धार्मिक रूढ़ियों को नहीं मानते थे, परंपराओं को नहीं मानते थे, ये विस्वार्थी थे, मतलब विशेषता नहीं थी। वे विधवा विवाह को पक्षधर थे, बिल्कुल थे, वे विधवा विवाह चाहते थे। निराधार धार्मिक रूढ़ियों को नहीं मानते थे, ये भी सही है। वे कबीर के अनुयायी थे, बिल्कुल ये भी सही है, किंतु वे स्वार्थी नहीं थे दोस्तों। ये इसका उत्तर होगा नंबर 3। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी दोस्तों, नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अधिक अवस्था किस पर थी? सॉरी, बाल गोविंद भगत की जो अधिक आस्था थी वो किस पर थी? विश्वास किस पर था दोस्तों ज़्यादातर? वो था संत समागम पर, लोक दर्शन पर, संत समागम पर, दोनों पर था। ठीक है, लोक दर्शन और संत समागम दोनों पर था। नेक्स्ट प्रश्न है, वे हंसकर टाल दिया करते थे। रेखांकित पद में किस प्रकार की क्रिया है? वे हंसकर टाल दिया करते थे। तो नाम धातु क्रिया तो इसमें है नहीं है दोस्तों, क्योंकि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण मिलकर बनती हैं, उन्हें बोलते हैं नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया, जहाँ एक क्रिया एक साथ दो आती हैं, दो क्रिया एक साथ आती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, तब होता है संयुक्त क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ किसी कार्य को दूसरे से करवाया जाता है, तो यहाँ पर टाल देते थे। टालना और देना, एक साथ दो क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? संयुक्त क्रिया, आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको पढ़ना दोस्तों, वीडियो देखना, तो पूरा वीडियो इस जो है हमारा चैनल उस पर डाल दिए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए, इस वाक्य में कौन सा निपात है? निपात का तात्पर्य होता है दोस्तों जहाँ जोड़ दिया गया है। तो उस दिन भी क्या है दोस्तों? निपात है, निपात का कार्य कर रहा है, इसमें उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिएगा, वे दिन दिन चीजने लगे थे का क्या आशय है? मतलब धीरे धीरे कमजोर हो, चीजना मतलब होता है कमजोर होना। बाल गोविंद भगत जो लंबे उपवास रखने से थे, बाल गोविंद भगत नेम व्रत तोड़ने वाले थे, बाल गोविंद भगत प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। इसका अर्थ क्या? चीजना मतलब होता है कमजोर होना, तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 3।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गद्यांश को पढ़कर बाल गोविंद भगत की कैसी छवि सामने उभर कर आती है? तो वे साधु और गृहस्थ दोनों थे, बिल्कुल सत्य थे बिल्कुल है। वे सगुण ब्रह्मा को पसंद नहीं, बिल्कुल गलत है। वे सुबह शाम आरती क्या बिल्कुल नहीं करते थे, केवल प्रभाती गाते थे सुबह के टाइम। वे कबीर मठ में गीत गाते थे, नहीं गाते थे, वो घर पर ही गाते थे दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा वे साधु थे और गृहस्थ दोनों थे मतलब। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा एक रचना लिखी गई है, कैदी और कोकिला हरिप्रसाद द्विवेदी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। उनको जो है मैं इस वीडियो में लगभग उनके 70 और 80 जो प्रश्न होते हैं उनको मैंने इस प्ले लिस्ट पर डाल दिया दोस्तों। उनको भी आप देख सकते हैं। सभी प्रकार के जो आपके सिलेबस में है, हिंदी साहित्य के सिलेबस में रचना है, उनसे सभी संबंधित वीडियो इसमें डली हुई हैं दोस्तों। लगभग 50-60 प्रश्न उसमें डली हुई हैं वीडियो में। तो आप चाहें तो उनका अध्ययन कर सकते हैं और जो है आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो से यदि कोई भी प्रश्न दोस्तों आता है तो कोई भी प्रश्न जो है आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न लगभग इसमें मैंने समाहित कर दिए हैं इस टॉपिक से, बाल गोविंद भगत से। और दोस्तों यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर डालें और मैं आपको जो है व्हाट्सएप पर इसका PDF को सेंड कर दूंगा। मेरे पास लगभग सभी टॉपिक की दोस्तों लगभग 130 जो PDF हैं टॉपिक की, सभी टॉपिक में मेरे पास पड़ी हुई है। यदि आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स कर आप मांग सकते हैं कि कौन सी PDF आपको इस टॉपिक से संबंधित चाहिए, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों व्हाट्सएप पर। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जो है जो तैयारी कर रहा है वो ज़रूर से ज़रूर अपनी परीक्षा में सफल हो और एक अच्छा शिक्षक बने। ये मेरी शुभकामना दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।